मेरा बेटा शादी ही नहीं करना चाहता था। कहता था कि जब शादी करूंगा तो गूंगी कम उम्र लड़की से ही करूंगा। बड़ी मुश्किल से फिर गूंगी लड़की मिली। मैंने जल्दी से अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। मगर रात होते ही मेरे बेटे और बहू छत पर सोने चले जाते। कहते कि नीचे बहुत गर्मी है। मगर बहू जब सुबह नीचे आती तो बहुत थकी हुई मालूम पड़ती, लंगड़ा के चलती और मुझे इशारे से कुछ समझाने की कोशिश करती। तो मेरा बेटा उसे डांट कर अंदर ले जाता। अब मुझे शक होने लगा था, क्योंकि बहू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रात मैं इस राज का पता लगाने के लिए छत पर छुप कर बैठ गई। कुछ देर बाद बहू और बेटे को देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह बिना कपड़ों के नंगे होकर, मैं तो अपने बेटे की शर्त से तंग आ चुकी थी। मैं जब भी उससे कहती कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत लड़की पसंद की है, मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता, माँ मुझे खूबसूरत लड़की नहीं, एक गूंगी लड़की से शादी करनी है। पहले पहल तो मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लड़कियां पसंद करती रही। मैंने इस बार खूबसूरत सी लड़की पसंद कर ली थी। पर जब मैंने उस लड़की की तस्वीर अपने बेटे को दिखाई तो वह कहने लगा, माँ क्या ये लड़की गूंगी है? मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, ये लड़की तो बहुत प्यारा बोलती है, उसकी आवाज़ तो बिल्कुल कोयल जैसी है। मेरा बेटा गुस्से से बोला, माँ अपना और मेरा वक्त खराब मत करिए। जब मैंने कह दिया कि मुझे कम उम्र गूंगी लड़की से शादी करनी है तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? अब मैं चौंक गई थी कि क्या सच में मेरे बेटे की यही मर्जी थी। मैंने कहा, अमन ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी लड़की ही चाहिए? अमन बोला, माँ मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता, पर आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं मान गया हूँ, पर एक ही शर्त पर कि मैं जब शादी करूंगा तो कम उम्र गूंगी लड़की से ही करूंगा। मैं अजीब सी परेशानी से घिर गई थी, क्योंकि मैं अमन को बचपन से जानती थी। वह शुरू से ही बहुत गंभीर था, हर वक्त गहरी सोच में डूबे रहता, अपने काम से काम रखने वाला। उसने कभी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया था, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि वह ये सब मजाक में नहीं कह रहा है, क्योंकि उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। एक बार फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, पर ये गूंगी लड़की क्यों? उसने कहा, क्यों माँ, गूंगी लड़कियां इंसान नहीं होती? मैंने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, मगर तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने अगर तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी तो लोग हम दोनों का मजाक बनाएंगे। लोग कहेंगे कि अमन में ना जाने ऐसी कौन सी कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी। उसने कहा, माँ मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की, मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगा तो कम उम्र गूंगी लड़की से ही करूंगा। अमन की जिद के आगे मैंने हार मान ली थी। मगर सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि गूंगी लड़की ढूंढूं तो कहाँ से ढूंढूं। खैर अमन के इस फैसले को मैंने मान लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि अमन का घर जल्द से जल्द बस जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। मैं चाहती थी कि उसका घर अपने जीते जी बसा देख सकूं। एक ये भी वजह थी कि मेरी उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी, मुझसे घर के काम भी नहीं होते थे। जब अमन 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसा लूं, मगर मैं अमन की वजह से ये कदम ना उठा सकी। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे अमन से इस कदर प्यार था कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। जब भी मुझसे कोई कहता कि तुम दूसरी शादी कर लो तो मेरे दिमाग में ख्याल आता कि अगर मेरे दूसरे पति ने मेरे बेटे का ख्याल ना रखा, अगर उसने अमन की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगी। बस इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की। मुझे अमन से बहुत लगाव था। मैंने अपने घर का माहौल एकदम दोस्ताना रखा था। मैं चाहती थी कि मैं और अमन एकदम दोस्तों की तरह रहें और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, पर मैं ऐसा करने में नाकाम रही। न जाने अमन क्यों खोया खोया सा रहता था। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि बच्चा छोटा है, बाप की कमी को महसूस करता होगा, शायद जब बड़ा हो तो ठीक हो जाएगा। मगर ये मेरी गलतफहमी थी। वह तो बड़े होने के बाद और गुमसुम रहने लगा। फिर मैंने सोचा उसकी किसी ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो बहुत हंसमुख होगी, जो अमन से ढेर सारी बातें करेगी और अमन धीरे धीरे सुधर जाएगा। मगर मेरे इस अरमान पर भी अमन ने पानी फेर दिया था। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने अमन की ख्वाहिश के आगे हार मान ली थी। मैं उसके लिए अब गूंगी लड़की ढूंढने लगी थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि गूंगी लड़की ढूंढना इस कदर मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ लोगों से कहा भी कि मुझे अमन के लिए गूंगी लड़की चाहिए, पर परेशानी की बात तो यही थी कि कोई भी मेरी बात गंभीरता से नहीं लेता था। मैं जिस किसी से गूंगी लड़की की बात करती वह कहता, छोड़ो तुम गूंगी लड़की, ये तस्वीर देखो, ये कितनी प्यारी लड़की है, एमए पास है,
और बहुत खूबसूरत भी है। लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर लोग तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया और थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ गई। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत आई और उस औरत को देखते ही मैं पहचान गई। वह अक्सर ही हम लोगों के घर आकर कुछ खाने पीने की चीजें मांग लिया करती थी। वह बहुत गरीब थी। मुझे लगा शायद कुछ खाने पीने की चीज मांगने आई होगी। उसे देखकर मैंने कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे आज कुछ चाहिए नहीं, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है। उसने कहा, दीदी, ये बात कहना ठीक भी नहीं है कि नहीं, बस आपके बारे में सुना है कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, तो बताने आ गई। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कहा, बताओ तो सही, क्या बात है, इतनी पहेलियां क्यों बुझा रही हो? जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? उसने कहा, दीदी, मेरी एक बेटी है जो गूंगी है और कम उम्र भी है। मैंने सुना है कि आपके बेटे ने शर्त रखी है कि वह जब शादी करेंगे तो गूंगी और कम उम्र लड़की से ही करेंगे। अगर आप मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहें तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने को तैयार हो जाऊंगी। मैं सुनीता की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई थी। मेरे चेहरे के भाव देखकर वह हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी, अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना कहकर मेरा जवाब सुने बगैर ही वह वहां से चली गई। लेकिन मैं सारा दिन सुनीता ने जो भी कहा उसके बारे में सोचती रही। मुझसे तो कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात अमन के सामने रख दूंगी। वह जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी। शाम के वक्त अमन जब काम से आया तो मैंने कहा, अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उसने कहा, बताओ माँ, क्या कहना है? मैंने कहा, तुम्हें गूंगी और कम उम्र लड़की चाहिए थी, है ना? मगर ये बताओ कि वह लड़की अमीर होनी चाहिए या गरीब, और पढ़ी लिखी हो या अनपढ़? मेरी बात सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वह मुस्कुराकर बोला, माँ, मुझे सिर्फ गूंगी और कम उम्र लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। मैंने कहा, अमन, वो जो सुनीता है ना, जो लोगों के घर कभी कभार कुछ खाने पीने की चीजें मांगने आ जाती है, वह तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी क्योंकि उसकी बेटी गूंगी है। मगर मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वह चली गई। दरअसल मैं सोचकर परेशान हो गई थी कि मैं अपने इकलौते बेटे के लिए एक फकीरन की बेटी को ब्याह कर कैसे ले आऊं। मगर फिर सोचा तुमसे मशवरा कर लूंगी, अगर तुम्हें ऐतराज नहीं होगा तो मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। मेरी बात सुनकर अमन झट से बोला, माँ, आपको उसी वक्त सुनीता की बात मान लेनी चाहिए थी और उसे बता देना चाहिए था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैंने कहा, अमन, तुम्हें ये फैसला सोच समझ कर करना है, बाद में ये ना हो कि तुम मुझसे कहो कि आपने मेरे लिए एक ऐसी लड़की पसंद कर ली है। अमन ने कहा, माँ, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बस मेरी एक ही शर्त है कि लड़की कम उम्र और गूंगी होनी चाहिए। अब चाहे वह किसी फकीरन की बेटी हो या रईस की, किसी की भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वह मिल रहा है, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। उसकी बात पर मैंने सर हिला दिया। अमन उठकर मुंह हाथ धोने चला गया, जबकि मैं अमन के बारे में सोचने लगी थी कि ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है कि वह फकीरन की बेटी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मैंने महसूस किया कि गुजरते वक्त के साथ अमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं जल्द से जल्द उस लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांग लूं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अमन की बातों ने मुझे बहुत हैरान करके रख दिया था। पहले तो मेरा बेटा शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था और अब उल्टा जब वह तैयार हुआ है तो उसे इतनी जल्दी मचा दी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। खैर, 1-2 दिन बाद मैं और अमन सुनीता के घर गए। सुनीता हमें अपने घर देखते ही खुश हो गई और वह समझ गई कि मैं उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। उसने हाथ जोड़ते हुए हमें एक चारपाई पर बिठाया। कुछ देर के बाद वह अपनी बेटी पूनम को लेकर आई। सुनीता की बेटी पूनम इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर जी नहीं भरता था। सुनीता ने कहा, दीदी, ये मेरी बेटी है पूनम। मैंने इशारों इशारों में अमन की तरफ देखा तो अमन ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने उसी दिन अपने बेटे के फैसले के आगे हार मानकर बिना कुछ सोचे समझे अमन और पूनम की शादी तय कर दी। सुनीता बोली, दीदी, मेरी बेटी पूनम पूरी तरीके से गूंगी नहीं है, बस भगवान ने इसे आवाज नहीं दी है, लेकिन ये हम सब की बातें सुन सकती है, बस बोल नहीं सकती। सुनीता की बात सुनकर मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, हमें इसके साथ इशारों में बात नहीं करनी पड़ेगी, हम जो कुछ भी कहेंगे ये समझ जाएगी। सुनीता ने कहा, हाँ दीदी। अमन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं इससे शादी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर अगले हफ्ते आप लोगों को मंजूर है तो हम ये शादी करने को तैयार हैं। अमन की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि इस लड़के को शर्म नाम की कोई चीज़ भी नहीं है कि हम बड़ों के आगे ये अपना ही फैसला सुनाने लगा। और शादी की इतनी भी जल्दी क्या है? आखिर ये इतना बेचैन क्यों है? पर अब तक मैंने अपने बेटे के हर फैसले पर हामी भरी थी, तो ये फैसला भी मुझे उसका मानना ही था।
इस बात पर मैंने सुनीता की तरफ देखा तो उसे भी जल्दी शादी करने में कोई ऐतराज नहीं था। रिश्ता तय करने के बाद मैं और अमन दोनों घर आ गए। धीरे धीरे मैं अमन की शादी की तैयारी करने लगी और वह वक्त भी आ गया जिस दिन अमन की शादी थी। अमन ने पहले ही कह दिया था कि मेरी शादी सादगी से होगी, इसलिए हमने शादी में ज्यादा ताम झाम नहीं किया और अमन और पूनम की शादी करवा दी गई और पूनम दुल्हन बनाकर हमारे घर आ गई। पूनम बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं सोचने लगी कि काश ये बातें करती तो कितना अच्छा होता। कुछ रस्मों के बाद शाम के वक्त मैं पूनम को अमन के कमरे में छोड़ आई थी और मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था। अब मैं अपने आप में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अब मुझे मौत भी आ जाए तब भी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटे के लिए जो मेरा फर्ज था अब वह मैं पूरा कर चुकी थी। आज मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो मेरे सामने आज का सारा मंजर घूम गया था। न जाने अमन ने ऐसा क्यों किया था। पहले तो वह शादी करने को ही नहीं तैयार हो रहा था और अब वह हथेली पर सरसों जमा कर बैठा था कि जब शादी करूंगा तो गूंगी लड़की से करूंगा। न जाने ये लड़का करना क्या चाहता था। खैर, मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह जब सोकर उठी तो अपने बहू बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई। अमन बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई सी नजर आ रही थी। खैर, मैं उन दोनों को नाश्ता देने के बाद उनके कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर के बाद अमन कमरे से बाहर आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसी लगी? उसने मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे जैसी लड़की चाहिए थी पूनम बिल्कुल वैसी ही है, बस अभी थोड़ा नासमझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी। अमन की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मेरा बेटा खुश था, समझो मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई। थोड़ी देर के बाद अमन घर से बाहर गया तो पूनम मेरे पास आई और इशारे से कहने लगी कि मैं ये बर्तन धो लूंगी। मैंने कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना है, उसके बाद तुम किचन में मीठा बनाओगी, उसके बाद ही काम करती रहना। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें खीर बनानी आती है, क्योंकि खीर तुम्हारे पति को बहुत पसंद है। उसने उदासी से ना में सर हिला दिया तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक ही गुजर गया, मगर जैसे ही रात हुई तो मेरा बेटा कहने लगा, माँ आज मैं और पूनम छत पर सोएंगे, कल भी सारी रात बहुत गर्मी लगती रही थी। मैं अमन की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि धीरे धीरे तो सर्दियां आने वाली थी, तो कमरे में इतनी गर्मी कैसे? खैर, मैंने इस बात का ज्यादा विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि शायद इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी दोनों छत पर जाने की बातें कर रहे हैं। वह दोनों पति पत्नी छत पर सोने चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब पूनम नीचे आई तो वह बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वह इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी, पर आज क्या हुआ? मैंने पूनम का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ थकी सी लग रही हो, क्या ऊपर सर्दी लग रही थी? पूनम मुझे इशारे से कुछ बताने लगी। अभी मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, तभी वहां पर अमन आया और उसे डांट कर कमरे में जाने को कहा। पूनम अमन की बात सुनकर कमरे में चली गई। मुझे अमन का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर जब मैं कमरे में जाने लगी तो मुझे अमन की बातें सुनाई दी। वह पूनम को डांट कर कहने लगा, पूनम तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो कुछ भी है हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज भी इजाजत नहीं देता कि तुम मेरी पर्सनल बातें मेरी माँ के साथ शेयर करो। तुम ये मत समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी माँ को क्या क्या बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तो अमन की बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद खांसकर उनके कमरे में चली गई। मेरे सामने अमन बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि पूनम के साथ भी हंस हंस के बातें कर रहा था। उन दोनों को नाश्ता देकर मैं कमरे से बाहर आ गई और सोचने लगी कि ना जाने अमन की परवरिश में मैंने कौन सी गलती कर दी है। कुछ दिन गुजरे तो पूनम कहने लगी कि मैं घर के काम काज करना चाहती हूँ। मैंने इस बार ज्यादा इनकार नहीं किया और रस्म के मुताबिक उसके हाथ से खीर बनवाई और किचन में काम करने की इजाजत दे दी। एक दिन मैं पूनम के साथ किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए थे। उसका चेहरा थका थका सा लग रहा था। मेरे घर में हर चीज मौजूद थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर पूनम मेरे घर आकर बहुत कमजोर हो गई थी। इससे तो अच्छा वह अपनी गरीबी में थी, जहाँ पर उसकी माँ मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट भरती थी। आज अमन भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूनम से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वह क्यों परेशान रहती है। मैंने उससे कहा, बेटा तुम खाना पेट भरकर नहीं खाती हो क्या? तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? उसने ना में सर हिलाया और इशारों में बताने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेट भरकर खाती हूँ, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने उसे कहा, तुम्हारी माँ जब मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? पूनम की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। उसने मुझे इशारों से बताया कि उसे अमन से डर लगता है।
उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों अमन से तुम्हें डर क्यों लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है? पूनम एकदम से मेरी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस बच्ची की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा, क्या बात है पूनम, मुझे खुलकर बताओ बेटा, मैं अमन की खबर लूंगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और मुझे समझाने लगी कि आप इस बात का जिक्र अमन से बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने सांत्वना देते हुए उसे समझाया कि तुम बेफिक्र रहो, मैं अमन को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर उसके बाद मैंने पूनम से ज़्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि वह पहले से ही बहुत डरी हुई थी। शाम को अमन जब ऑफिस से आया तो मैं उन दोनों को गौर से देखने लगी तो साफ साफ नजर आ रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो जरूर है। पूनम की हालत देखकर मैंने सोच लिया था कि आज मैं इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूंगी। रात हुई तो अमन और पूनम छत पर सोने चले गए। उन दोनों के छत पर जाते ही मैं सोचने लगी कि अब मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। मैं धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर छत पर पहुंचते ही सामने का मंजर देख मेरा दिल बैठ गया, बल्कि ये कहें कि मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। मेरी छत पर एक बड़ा सा कमरा था और मैं उस कमरे की खिड़की से देखने लगी तो देखा अमन और पूनम उस कमरे में निर्वस्त्र बैठे हुए थे। अमन अपने सामने पूनम को बिठाकर जलती हुई आग में कुछ डालकर मंत्र पढ़ने जा रहा था। उन दोनों को देखकर मुझे सब समझ में आ गया कि ये माजरा क्या है, क्योंकि ये अंधविश्वास का माजरा था। शायद मेरा बेटा अंधविश्वास में फंस चुका था और मुझे अपनी बहू और अपने बेटे दोनों को ही बचाना था। पर मैं बूढ़ी औरत अकेली क्या कर सकती थी? अमन तो वैसे ही मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने धीरे से पुलिस के पास फोन कर दिया और सारा माजरा समझा दिया। अमन अपने बगल में एक बड़ा सा खंजर रखे हुए था। उसे देखकर लगता था कि आज वह पूनम की बलि देने वाला है। मैं तो हाथ जोड़कर बस यही दुआ कर रही थी कि पुलिस जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि मैं अमन को ये सब करने से रोक सकती। कुछ देर के इंतजार के बाद तुरंत ही पुलिस आ गई तो उन्होंने मेरे पास फोन किया। मैंने धीरे से दरवाजा खोल दिया। पुलिस तुरंत ही छत वाले कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। अमन अब पूनम की बलि देने ही वाला था कि तभी पुलिस ने अमन के सामने गन दिखाते हुए कहा, अमन जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अमन दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग गोली चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमन की बातों से हम लोग बहुत परेशान हो गए। पुलिस अमन को बातों में उलझाए हुए थी और पुलिस की कुछ दूसरी टीम उधर दरवाजा खोलने में लगी हुई थी। कुछ देर के बाद दरवाजा खोलने में वह लोग कामयाब हो गए और पुलिस अंदर आ गई और अमन को पकड़ लिया गया और मैं अपनी बहू पूनम के पास गई। सबसे पहले मैंने उसे एक बड़ी सी चादर से ढका। पूनम मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने बेटे और बहू को इस सब से बचा लिया था। पुलिस ने जब सख्ती से अमन से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि काफी दिनों से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान था, पर मेरी परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाबा जी के पास जाने को कहा। जब मैं बाबा जी के पास गया तो उस बाबा जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा, नहीं बाबा जी। उन्होंने कहा, जल्द से जल्द शादी कर लो और अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने सामने निर्वस्त्र बिठाकर एक मंत्र पढ़ो और 1 हफ्ते की पूजा के बाद उसकी बलि दे दो, जिससे तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और तुम धीरे धीरे बहुत पैसे वाले हो जाओगे। पर यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अगर किसी भी लड़की से शादी करता तो वह ये सब बातें मेरी माँ को बता देती। इसीलिए मैंने गूंगी लड़की से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि वह मेरे और अपने बीच की कोई भी बातें किसी को भी नहीं बता पाएगी। आज लास्ट दिन था। आज मैं पूनम की बलि देने ही वाला था, पर ऐन मौके पर आप लोग पहुंच गए। अमन के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अंधविश्वास में फंस गए। काफी पूछताछ के बाद उसने बाबा का एड्रेस दिया। पुलिस ने उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया और अमन को एक मानसिक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अमन को कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने की इजाजत दी और उसे ये विश्वास दिलाया कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी नहीं होता है और किसी की बलि देने से कोई भी इंसान अमीर नहीं हो जाता। अमन का कुछ दिनों तक इलाज चला और धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद अमन अस्पताल से घर आया। मैंने माली को बुलवाकर अमन और पूनम का कमरा खुशबूदार फूलों से सजवा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा इस अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपनी पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं किया होगा। और पार्लर वाली को बुलवाकर मैंने पूनम को भी एक दुल्हन की तरह तैयार करवाया और उसे अमन के कमरे में बैठा दिया। कुछ देर बाद अमन पूनम के कमरे में गया, पर मुझे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं अमन के दिमाग में अभी भी अंधविश्वास ना भरा हो। आज मुझे पता चला कि एक माँ को अपने
अपने बच्चों का घर बसाने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मैं मजबूर होकर उन दोनों के कमरे के दरवाजे के पास गई। मुझे डर था कि अमन कहीं पूनम को परेशान ना कर रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे आहट हुई कि अमन और पूनम बहुत खुश नजर आ रहे थे और दोनों अपने प्यार की गुफ्तगू में मगन थे। अगली सुबह पूनम जब सोकर उठी तो उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। अमन और पूनम की खुशी देखकर मैंने उन दोनों को प्यार से गले लगा लिया। अमन की शादी के बाद मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक माँ अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से तब तक आज़ाद नहीं होती जब तक उसके बच्चे अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह से खुश ना हों। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।